Hello students, welcome in our social studies class. Today we are going to start a new book and the name of the book is History. And our today's chapter is the French Revolution. But before going to the French Revolution, let me take you to the world of history and let me explain you the meaning of history. Student, history is the study of the past, specifically the people, the society, the events and problems of the past. दिस इज कॉल्ड द हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री हमारा इतिहास है, हमारी पुरानी बातें, जो चीज़ें हो गई वो हिस्ट्री कहलाती है. तो हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से काफ़ी चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी नए चेंजेस आए या फिर काफ़ी हैपनिंग से हिस्ट्री रही है हमारी पूरे वर्ल्ड की. बट बिफोर गोइंग टू द हिस्ट्री, लेट अस डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ हिस्ट्री. Why the history is useful for us? क्यों पढ़े हम हिस्ट्री के बारे में, कैसे ये हमारे लिए मदद करेगी? So to understand the future, to understand the present, it is necessary to getting the information related with history. अगर हमें अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, अगर हमें अपने फ्यूचर में कुछ चेंजेस क्रिएट करने हैं, तो उन चेंजेस को समझने या क्रिएट करने के लिए हमें अपने हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ये चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमारी हिस्ट्री में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिनकी वजह से हमारा जो प्रेजेंट है ये और हमारा आने वाला फ्यूचर, इसका इम्पैक्ट इन पर भी पड़ेगा और चेंज आया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ स्टोरी. हमें हमेशा हिस्ट्री को रिमेंबर रखने के लिए, याद करने के लिए, बेटा लर्न करने के लिए उसे कहानी के तौर पर पढ़ना चाहिए. तो हम आज इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को कहानी के तौर पर पढ़ते हैं. तो नाउ आई एम गोइंग टू नरेट अ स्टोरी ऑफ फ्रांस. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. एक समय की बात है, 1789 के बारे में बात कर रहे हैं और 1789 के समय फ्रांस की जो सिटी थी पेरिस, वो बिल्कुल अलार्मिंग स्टेट में थी. और समय है 14th जुलाई 1789 का. द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. अलार्मिंग स्टेज में क्यों है सिटी? क्योंकि वहां के किंग ने कमांड दे दिया था ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को, कि वो सिटी में मूव करें, आ जाएं सिटी में. रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर. और चारों तरफ रूमर्स उठने लगे, अफवाहें फैल गईं कि राजा ने ऑर्डर दे दिया है आर्मी को कि सिटीजन्स पर ओपन फायर कर दे. And some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. और इस रूमर्स की वजह से जो फ्रेंच सिटीजन्स थे, नियरली 7,000 पीपल जो हैं वो गैदर हो गए. कहाँ गैदर हो गए? टाउन हॉल में, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. एंड दे डिसाइडेड टू मेक पीपल्स मिलिटिया. और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो एक जनता वाली आर्मी बनाएंगे. They broke into a number of government buildings in search of arms. और इस पीपल मिलिटिया ने क्या किया? जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग इनके रास्ते में आने लगी, उन्होंने उसको तोड़ दिया. किस लिए तोड़ रहे थे? आर्म्स की खोज में, हथियार की खोज में. Finally, a group of 700 people, finally a group of several hundred people marched towards the eastern part of city. कुछ 100 समूह लोग जो हैं वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ मूव ऑन हो गए and stormed the fortress prison. और जो fortress prison था, जो किले का जेल था, उसे तोड़ दिया. The Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition, जहाँ इनको आशा थी कि उन्हें ढेर सारा ammunition मिल जाएगा. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners released, though there were only 7 of them. और इन सब में क्या हुआ? ये पूरा का पूरा जो आर्मी था, ये पीपल्स मिलिटिया जो था, ये एंटर हो गया बेस्टाइल किले में और यहाँ पर आर्म्ड फाइट हुई वहाँ के आर्मी से और इस पीपल मिलिटिया के साथ, और कमांडर मारा गया इसमें. और इतना ही नहीं, ये जो पीपल्स मिलिटिया था, इन्होंने वहाँ के प्रिजनर्स को भी रिलीज कर दिया. हालांकि प्रिजनर्स का जो नंबर था वो सिर्फ 7 था, 7 प्रिजनर्स थे वहाँ. येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल. वजह क्या थी? क्योंकि जो किला था बेस्टाइल, ये बिल्कुल सारे लोग, फ्रांस के सारे लोग इसे नफरत से देखते थे. बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग.
क्योंकि ये राजा की डिस्पोटिक पावर का प्रतीक था, क्रूर शासन का प्रतिनिधित्व करता था ये बेस्टाइल किला। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets. वो पूरा का पूरा जो किला था उसे गिरा दिया गया और उसके जो पत्थर थे वो बिके, बाजार में बेचे गए। To all those who wish to keep us aware of its destruction, और उन लोगों के द्वारा खरीदे गए जिन्हें इस नफरत के प्रतीक को, इसके जो अवशेष थे इनको संभाल के रखना था कि किस तरीके से आम लोगों ने नफरत के प्रतीक को गिरा दिया था। अब कहानी जरा आगे बढ़ती है। The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. दिन बीतते गए, बहुत सारे राइट्स जो हैं, बहुत सारे विद्रोह जो हैं पेरिस में और कंट्री साइड होते रहे। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। आखिर कारण क्या था ये पीपल्स मिलिटिया बनने का, इस तरीके से एक आम लोग जो थे उनका ऐसे हथियार उठा लेने का? क्योंकि लोग गुस्से में थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई प्राइस जो था ब्रेड का उसके खिलाफ। Much later, when historians look back upon this time, they saw it is the beginning of a chain of events. तो जब हिस्टोरियंस ने इस पूरी स्थिति को समझा तो उनको समझ में आया, उन्होंने पिछले इतिहास से इसको समझने की कोशिश की और पता लगा कि जो बेस्टाइल को गिराने का, इसे आग लगाने का जो कारण था वो बहुत सारे इवेंट्स का परिणाम था। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी पास्ट में जिनकी वजह से लोग जो थे वो इतने गुस्से में थे। That ultimately led to the exclusion of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? आखिर क्यों हुआ ये सब? चलो इसको और भी अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। स्टोरी स्टार्ट करते हैं अब 1774 से, थोड़ा और बैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं, ठीक है, स्टोरी को लेकर के। तो इन द फ्लैशबैक व्हाट हैपेंड इन 1774, Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France. 1774 में बर्बन फैमिली का लुईस 16 जो था उसको फ्रांस का शासन मिला। He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette. 20 साल का नवयुवक विवाह किया था ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी से। Upon his accession, the new king found an empty treasury. और जब इसका एक्सेशन हो रहा था, जब इसने थ्रोन लिया, उस समय इसको empty treasury मिला, खजाना खाली। Long years of war and had drained the financial resources of France. बहुत लंबे समय तक जो वॉर हुए थे फ्रांस में, उन्होंने फ्रांस का पूरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे उसको ड्रेन कर दिया था, बहा दिया था, खत्म कर दिया था। And added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. और बाकी के जो और खर्चे थे वो किसकी वजह से, जो कोर्ट था उसके मेंटेनेंस के लिए और जो पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सलीज, उसके मेंटेनेंस में खत्म हो गए। Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence. खजाना पहले ही खाली था और किंग लुईस 16 ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए हेल्प की, जिससे और बचा खुचा खजाना खाली हो गया। क्योंकि ये कॉमन एनिमी था फ्रांस और ब्रिटेन का। क्यों की थी अमेरिका की मदद? क्योंकि अमेरिका और फ्रांस का एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, पड़ोसी भी था फ्रांस का, और धीरे धीरे ब्रिटेन जो है अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा था। और अगर ब्रिटेन एस्टैब्लिश हो जाता तो वो सीधे से फ्रांस की पावर के लिए खतरा था। और इसी वजह से फ्रांस ने अमेरिका की मदद की, क्योंकि दुश्मन का दोस्त होता है। So the war added more than $1 billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. तो इस वॉर की वजह से बिलियन ऑफ लिवरेज, उस समय लिवरेज जो थी करेंसी थी फ्रांस की, और ज्यादा 2 बिलियन लिवरेज जो थे वो डेप्ट बढ़ गया था, कर्ज बढ़ गया था फ्रांस पर। Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loans. और वो lenders जिन्होंने पैसा प्रोवाइड कराया था गवर्नमेंट को, स्टेट को जो क्रेडिट दिया था, वो 10% चार्ज करने लग गए थे लोन पे।
जो कि काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है. So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment. और इस तरीके से जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो बाध्य हो गई थी, वो प्रेशराइज हो गई थी. तो इस तरीके से जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो काफ़ी प्रेशराइज थी कि उसे ये जो इंक्रीजिंग परसेंटेज था उसके लिए अपने बजट में से खर्चा करके इंटरेस्ट पेमेंट करना था. So to meet its regular expenses such as cost of maintaining an army, the court, running government offices और universities, the state was forced to increase taxes. और अपने इन्हीं खर्चे को पूरा करने के लिए बहुत सारे अदर खर्चे भी थे. इस इंटरेस्ट को पूरा करने के अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट आर्मी की, गवर्नमेंट रन करवाना, कोर्ट रन करवाना, ऑफिसेज, यूनिवर्सिटी चलाना, ऐसे खर्चों के लिए जरूरी हो गया था कि टैक्सेस को इंक्रीज किया जाए. तो येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. अब दिक्कत ये थी कि ये जो डिसीजन लिया गया था ये सही नहीं था. क्यों? क्योंकि अब समझना होगा जरा फ्रेंच सोसाइटी को. फ्रेंच सोसाइटी उस समय 3 स्टेट में बटी हुई थी, 3 states. एंड the very strange truth is that only the third estate paid the taxes, and these 3 states are shown in this table. First estate clergy, second nobility. Clergy means राजा, nobility means उसके सलाहकार जो होते हैं, मंत्री वगैरह, and the third estate refers to big businessman, merchant, court officials, peasants, artisans, small peasants, landless, labor servants, etc. It means the entire burden of the tax are on the third estate's shoulders. Understood? So the society of estate was part of federal system that dated back of the Middle Ages. पहले जो इस estate की society थी वो federal system वाली थी. Right? The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. और ये जो word था old regime, ये term बहुत पहले से यूज होता था डिस्क्राइब करने के लिए सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को फ्रांस में. 1789 से पहले ओल्ड रिजाइम का यूज होता था. अंडरस्टूड? फिगर आपको मैंने दिखाई दिया है और इसमें क्लियरली पता चल रहा है सिस्टम ऑफ एस्टेट्स कि फ्रेंच सोसाइटी किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी. पेजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का 90% हिस्सा पेजेंट्स का था. However, only a small number of them owned the land they cultivated. और खास बात ये थी कि इस 90% में से बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनके पास अपनी लैंड होल्डिंग थी. अंडरस्टूड? About 60% of the land was owned by nobles. और फ्रांस का 60% लैंड एरिया किसने ओन कर रखा था? नोबल्स ने, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स. They are having the high owning on the land. The members of the first two estate, that is clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth. खास बात ये भी थी कि वो मेंबर्स, वो एस्टेट फर्स्ट और सेकेंड जो टैक्सेस भी बियर नहीं करते थे, इसके अलावा उनको कुछ एक्सट्रीम प्रिविलेजेस थी बाय बर्थ, जन्म से ही. जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, इनका जो लैंड होल्डिंग है अगर पिता का अधिकार है तो उसके पुत्र का भी अधिकार होगा. That kind of privileges are enjoyed by the nobles and the clergy. So these included federal dues which they extract from the peasants. इसकी वजह से जो भी federal dues थे वो सब कहाँ से extract किया जाता था? Peasants class से. The peasants were obliged to render services to the lord, to work in this house and fields, to serve in the army or the participate in the building routes. So basically the most important of these was exemption from paying taxes to its state. The members of the first two states, that is the clergy and the nobility, they enjoyed certain privileges by birth. ये जो members थे फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के, जिन्हें क्लर्जी और नोबिलिटी कहा जाता था, इनके पास कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस थी, फिक्स प्रिविलेजेस थी जो उन्हें बर्थ के कारण मिलती थी. यानी कि जिसका जन्म इन दोनों एस्टेट में होता था वो बर्थ से ही उन प्रिविलेजेस को एंजॉय करता था. For example, the son of the king is become the king in future. The son of the noble is having the nobility in
its future, in their future. So that kind of privileges they enjoyed by birth. And the most important of these was exemption from paying taxes to the state. और ऐसे privileges में एक privilege ये था कि इनको टैक्स पे करने से एग्जाम्पशन था, इनके ऊपर कोई प्रेशराइजेशन नहीं था टैक्सेस का. एंड दिस important privilege they earned, they enjoyed from their birth, by their birth. Understood? So the nobles further enjoyed feudal privilege also. These included feudal dues which they extracted from the peasants. इसके अलावा एक और privilege था feudal यानी कि taxes लेने का, जो कि peasant से लिया जाता था. So peasants were obliged to render services to the lord. Peasants obliged थे, pressurized थे, उन्हें follow करना था instruction. और इंस्ट्रक्शन क्या थे कि जो भी लॉर्ड्स थे, जो भी मालिक थे, जिनके लैंड पर ये लोग वर्क करते थे, उनको सर्विसेज देना. टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स बोथ, उनके घरों में, उनके फील्ड्स में काम करना. एंड ऑल्सो टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग्स एंड रोड्स. ये सारी ड्यूटीज जो थी वो पेजेंट्स की थी. होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस. सिर्फ फेडरल ड्यूज जो थे वो नोबेल्स ही इंजॉय नहीं करते थे, बल्कि चर्च भी एक ऐसा हिस्सा था फ्रेंच सोसाइटी का जिसको टैक्सेस एक्सट्रैक्ट करने का राइट था. एंड दे एक्सट्रैक्ट टू काइंड ऑफ टैक्सेस, टिथेस from the peasants, and finally all member of the third estate had to pay taxes to the state, and these included a direct tax called tally. एक टैक्स तो चर्च एक्सट्रैक्ट करता था जिसको नाम टिथेस दिया गया था, और एक टैक्स जो था वो थर्ड एस्टेट एक्सट्रैक्ट करता था पेजेंट से, और वो टैक्स जो कि मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट्स बियर करते थे, ठीक है, और जो कि लिया जाता था किससे, स्टेट से, उसे टैली कहा जाता था, टैली. And a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption. And even at that time, on the French people's, number of other taxes also apply. And these kind of taxes are basically these kind of taxes applied over the everyday consumption goods like salt, tobacco. So the burden of financing activities of the state through taxes was borne by the थर्ड स्टेट अलोन. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हर तरह का टैक्स बर्डन सिर्फ एक एस्टेट के ऊपर था, और कौन सा था वो एस्टेट, थर्ड एस्टेट. हर तरह के टैक्सेस सिर्फ इन्हें अकेले बियर करना पड़ता था, और क्लर्गी और नोबिलिटी जो थे दे एंजॉय दीज काइंड्स ऑफ फ्रीडम बाय बर्थ. नाउ द स्ट्रगल टू सर्वाइव. The population of France rose about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. अब देखो एक और बात यहाँ कनेक्ट करते हैं कि उस समय फ्रांस के पीपल के सामने स्ट्रगल था एक तरह से सर्वाइव करने का. क्यों था? क्योंकि फ्रांस का जो पॉपुलेशन था लगातार इंक्रीज हो रहा था. 1715 में पॉपुलेशन जहाँ 23 मिलियन है, वही इंक्रीज होकर के 1789 में 28 मिलियन हो गया. 5 मिलियन पीपल्स जो थे वो इंक्रीज हो गए थे. और ऑब्वियसली है कि जब लोग इंक्रीज होंगे तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, बेसिकली डिमांड फॉर फूड ग्रेन. So this led to a rapid increase in the demand for food grains. Production of grains could not keep pace with the demand. अब ये जो प्रोडक्शन था ग्रेन का वो इतनी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. और इन सबका असर किस पे पड़ा? ब्रेड के दामों पर. ब्रेड जो कि स्टेपल डाइट है, मेजर फूड है लोगों का, बहुत सारे लोगों का पेट भरता है, उसके दाम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती गई. Most workers were employed as laborers in the workshop whose owner fixed their wages. दाम बढ़ रहे थे लेकिन उस समय होता क्या था, ज्यादातर लेबर्स जो थे वो वर्कशॉप्स में काम करते थे और उनकी वेजेस फिक्स थी. चाहे गुड्स के दाम कितने भी बढ़े, इसका असर उनकी वेजेस पर नहीं पड़ता था.
ऐसा नहीं था कि गुड्स के दाम बढ़े तो वेजेस बढ़ा दिया। एम्प्लॉयर्स ऐसा नहीं करते थे। वेजेस did not keep pace with the rise in prices, so the gap between the poor and rich widened. इसकी वजह से जो गैप था रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता ही चला गया। अंडरस्टूड? थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। बातें और खराब हो गई जब फसल ड्रॉट और हेल की वजह से और बर्बाद हो गई। एंड दिस लेड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और इस परिस्थिति ने खाद्यान्न की कमी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन अकर की। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड regime. Understood? See the table. This is the homework for you. How a subsistence crisis happened. Bad harvest हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. Then poorest can no longer buy bread. Then what happened? What happened? Disease epidemics. तो आप सारी स्टोरी सुनने के बाद में इस टेबल को फिल करेंगे, ठीक है? Now let's move to the second topic. How a subsistence crisis happened. Already discussed. Now a growing middle class envisages an end to privileges. Now what happened in the past? A growing middle class envisages an end to privileges. Envisages, to think about future. To think about future. क्या सोच रहे थे फ्यूचर में? To end privileges. Privileges की ending. Now a growing middle class, एक बढ़ता हुआ मिडिल क्लास जो था, envisages an end to privileges. Envisages means to think about future. And what they think? End to the privileges. एक उभरते हुए मिडिल क्लास ने भविष्य में privileges को खत्म करने की सोची, because they frustrated paying taxes. So in the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. और इन्हीं सोच की वजह से पास्ट में क्या हो रहा था, जो पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उन्होंने विद्रोह में भाग लेना शुरू किया, रिवोल्ट्स कर दिए, क्योंकि लगातार टैक्सेस जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे और साथ में फूड की स्कार्सिटी भी थी, लगातार खाना भी कम होता जा रहा था. But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bringing about a change in the social and economical order. लेकिन कमी क्या थी? कमी थी एक प्लान तरीके से प्रोग्राम की, क्योंकि फुल स्केल मेजर्स नहीं मिल रहे थे. सोशल और इकोनॉमिकल डिसऑर्डर्स की वजह से वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो रहे थे. So this was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. और बेसिकली ये उन लोगों का था जो कि प्रॉस्पेरियस और एजुकेशन और न्यू आइडियाज से भरे हुए लोग थे. तो द 18th century witnessed the emergence of social groups. तो 18th century विटनेस है सोशल ग्रुप्स के इमर्जेंस का. From the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile. हम कौन से मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं? हम उस मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं जो बेसिकली ट्रेडर था और जिसके अर्निंग का सोर्स, जिसके वेल्थ जो थी वो ओवरसीज ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे कि वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करके फिर ये अपनी अर्निंग हासिल करते थे. So in addition to merchant and manufacturers, the third estate included professions such as lawyers or administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. तो कुल मिलाकर के बात यह है बेटा कि एजुकेशन की वजह से नए आइडियाज आ रहे हैं और इस एजुकेशन की वजह से जो नए आइडियाज थे उससे लोगों को बिलीव होने लगा कि किसी भी तरह का प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं देना चाहिए, बाय स्किल देना चाहिए. अगर किसी के अंदर स्किल्स हैं तो उसको प्रिविलेज मिले. इसलिए नहीं कि राजा के घर में जन्म ले लिया तो राजा बन गए. अगर राजपाट संभालने की काबिलियत है तो राजा बने. राइट? सो दीज आइडिया एम्फसाइजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज. और इसी आइडियाज ने एक नई सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश की और वो सोसाइटी थी फ्रीडम और इक्वल लॉज वाली, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल.
were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques. और ऐसे ही आइडियाज में इम्प्लीमेंटेशन किया दो फिलोसोफर्स ने। जीन जैक्यू रोसियस ने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। लॉके sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. रोसियो carried the idea forward. रोसियो ने इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड किया अपनी किताब से, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. रोसियो चाहते थे कि एक ऐसा गवर्नमेंट बने जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो लोगों के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। So in the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power. और इसीलिए एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें मॉन्टेस्क्यू ने एक आइडिया प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर का विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यानी कि पहली बार ये जो आइडिया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय आया। पहली बार गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर की जो बात कही थी वो किसने कही? मॉन्टेस्क्यू ने कही। This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. ऐसा आइडिया, ये जो मॉडल था, ये पहली बार यूएसए में स्टार्ट किया गया तब जब किंग लुइस 16 ने 13 कॉलोनीज को फ्रीडम ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए उनकी हेल्प की थी तब। So the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था एक तरह से गारंटी था इंडिविजुअल राइट्स का, और यही एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल था फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के सामने कि अगर अमेरिका में इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है तो फ्रांस में क्यों नहीं। So the ideas of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people through books and newspaper. तो ये जो आइडियाज थे इन फिलोसोफर्स के, अब ये आइडियाज बहुत वाइडली डिस्कस होने लगे। जहां जहां पीपल गैदरिंग होती थी उस हर जगह पर, बेसिकली सैलॉन्स में, कॉफी हाउसेज में, बुक्स के जरिए ये आइडियाज जो थे वो एक्सप्रेस हो रहे थे। एंड दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और इवन ये आइडियाज जो थे उन लोगों को भी सुनाए जाने लगे जो पढ़ना या लिखना नहीं जानते। तो जब भी ह्यूमन गैदरिंग होती थी, उस गैदरिंग में जिसको पढ़ना आता था वो जोर जोर से पढ़ के ऐसे आइडियाज से इंट्रोड्यूस करवाता था सबको। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the government generated anger and protest against the system of privilege. तो अगर अब याद है आपको हमारा अर्लियर इंसिडेंट, जब लुइस 16 ने अपने खर्चों की भरपाई के लिए टैक्सेस रोज करने के बारे में सोचा, और जैसे ये न्यूज़ आई लोगों के बीच में तो इस न्यूज़ ने एंगर जनरेट कर दिया, प्रोटेस्ट करने लगे लोग। एक तो पहले ही गुस्साए हुए थे कि सिर्फ अकेले टैक्सेस का भार थर्ड एस्टेट पे क्यों, और ऊपर से अब ये इंक्रीजिंग बर्डन। ठीक है, तो इंसिडेंट को हवा यहाँ से मिली। तो जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो रहे थे बेटा, जिनके बारे में हमने स्टार्ट किया था कहानी के तौर पर, उसके पीछे का कारण यहाँ से निकल करके आता है, और इसका परिणाम क्या होगा? आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Hope you understand this topic well. Thank you and have a nice day.